नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, कल आपने एक तस्वीर देखी होगी, एक वीडियो देखा होगा, बल्कि इंग्लैंड से वो तस्वीर आई थी। इंग्लैंड में मशहूर चैथम हाउस। अब ये चैथम हाउस क्या है? थिंक टैंक है। चैथम हाउस में दुनिया के लिए नीतियां बनती है, पॉलिसीज बनती है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होते हैं, दिमाग लगाया जाता है, बातें की जाती हैं, अच्छी अच्छी चर्चा होती है। वो एक बड़ा थिंक टैंक है और उसमें बड़े बड़े बैरिस्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी के लोग, जर्नलिस्ट और बड़े बड़े राइटर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इस तरह के फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, ये सब जाते हैं और अपनी अपनी व्याख्यान देते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। कल उसी चैथम हाउस में, मतलब परसों, उसी चैथम हाउस में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब भी थे। भाषण देकर के निकले, वहां प्रेस से बातचीत भी की और प्रेस से बातचीत के बाद एक पाकिस्तान समर्थित एक जो जर्नलिस्ट थे, पाकिस्तान के तो नहीं, उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या का हल कब होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया जयशंकर जी ने। कहा कि कश्मीर समस्या का समाधान तो हो चुका है, कश्मीर तो कोई समस्या है ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई समस्या है तो उसका समाधान हो जाएगा। आधा हमने कर दिया है, 370 वहां से हटा लिया है, एब्रोगेशन ऑफ 370 हो चुका है, 35A भी हट चुका है और एक समस्या बाकी है जिसको हम लोग जल्द उसका समाधान ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे। और वो समस्या है पाक अधिकृत कश्मीर को कितनी जल्दी हम भारत में मिला पाते हैं। बस यही एक समस्या है और वो जल्द से जल्द होने वाला है। जिस दिन पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आ जाएगा, सारी समस्याएं कश्मीर की खत्म हो जाएंगी। कोई समस्या कश्मीर के पास नहीं रहेगा, भारत के पास नहीं रहेगा। स्ट्रेट बातचीत, साफ 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 शब्दों में जो पत्रकार सुनना चाहता था वही उनको सुनाया गया। या अभी तक जो हमारे विदेश मंत्री होते थे या भारत की जो डिप्लोमेसी होती थी उसमें थोड़ा सा डिफेंसिव होते थे कि नहीं, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। साफ साफ इन्होंने कहा कि समस्या तो है ही नहीं, एक समस्या बची हुई है और वो समस्या है सिर्फ कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कितनी जल्दी हम भारत में मिलाते हैं। बस जिस दिन वो भारत का हिस्सा हो जाएगा, उसके बाद से भारत के पास कोई समस्या नहीं रहेगी एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न्ड। ये साफ साफ भारत के विदेश मंत्री इस बार इस प्रकार के विदेश मंत्री हैं जो साफ साफ बयानबाजी करते हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि यूरोप में नेटो को लेकर के, रसिया यूक्रेन वॉर को लेकर के इनसे जब सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा कि दिस इज नॉट माई हेडेक, दिस इज नॉट इंडियाज हेडेक। ये भारत का सरदर्द नहीं है, ये आपका सरदर्द है। आपने युद्ध छेड़ा है, आप युद्ध कर रहे हैं, आप युद्ध में शामिल हैं, भारत को इसमें मत घसीटिए। और कहा कि भारत, जैसे प्रधानमंत्री ने इसके पहले भी कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है, प्रधानमंत्री ने इसके पहले कई बार ये दोहराया, अमेरिका में भी दोहराया, यूरोप में भी दोहराया और कई विदेशी फोरम पे जब भी वो जाते हैं, हमेशा अभी G20 का जो भारत में समिट हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा कि भारत न्यूट्रल दुनिया में नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, भारत सापेक्ष है और भारत किसी के साथ है। किसके साथ है भारत? तो शांति के साथ है भारत। भारत युद्ध नहीं चाहता है, भारत दुनिया में खून खराबा नहीं चाहता है। भारत हमेशा शांति का पुजारी रहा है, शांति के पक्ष में है, शांति के साथ खड़ा है, न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल का मतलब प्रधानमंत्री जी डिफाइन कर रहे हैं कि या तो आप शांति, न्यूट्रल का मतलब यह है कि आप ना तो शांति की तरफ है ना ही अशांति की तरफ है। आप शांति अशांति दोनों आपके लिए बराबर है, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हम शांति के साथ हैं, अशांति हमारे लिए बराबर नहीं है, अशांति हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम अशांति के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। अशांति का मतलब है दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर युद्ध हो रहा है तो वो अशांति है, खून खराबा हो रहा है तो वो अशांति है, मानवता के विरुद्ध है। और शांति मानवता के हित में है, मानवता के लिए है। तो हम शांति के साथ खड़े हैं, मानवता के हित में खड़े हैं, हम न्यूट्रल नहीं है। स्पष्ट बात प्रधानमंत्री ने भी कही और विदेश मंत्री भी
जहां भी इनको मौका मिला है, ये अपने बेबाक टिप्पणी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और अब दुनिया भारत के विदेश मंत्री को और भारत की विदेश नीति को हल्के में नहीं ले रही है। मतलब जो भी है, आप हाउएवर देयरफॉर का प्रयोग बहुत कम हो रहा है, स्ट्रेट बातचीत हो रही है। इसलिए उन्होंने पत्रकारों को कहा कि पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम झंझट नहीं चाहते हैं। हाँ, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान है, इसलिए वो कश्मीर तो हमारा ही है। हमारे कश्मीर पर तो चर्चा छोड़ दीजिए, वो तो बात गई, वो तो खत्म हो गई बात। अब आपने जो हमारे कश्मीर का एक हिस्सा ऑक्युपाई किया हुआ है, हम उसे लेने आ रहे हैं और वो हम जल्द ही करने वाले हैं। ये स्पष्ट तरीके से भारत के विदेश मंत्री ने चैथम हाउस में भी खुले रूप से कहा। लेकिन कहानी सिर्फ यहां नहीं है। चैथम हाउस के बाद भारत के विदेश मंत्री बाहर निकले। बाहर निकलते ही जब वो गाड़ी पर बैठे तो क्या हुआ, पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं और उसके बाद आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि इसके पीछे का खेल क्या है। ये देखिए जरा सा वीडियो। ये चैथम हाउस से वो निकले हैं और ठीक चैथम हाउस के बाहर में जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए गए हैं, वहां पे खालिस्तान समर्थक, माफ कीजिएगा, वहां पे कुछ खालिस्तान समर्थक भारत का तिरंगा हाथ में लेकर के वहां पहुंचते हैं और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और कुछ अभद्र टिप्पणी भी करते हैं। लेकिन उस सबसे बेपरवाह हमारे विदेश मंत्री वहां से निकलते हैं और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक और व्यक्ति जो सो कॉल्ड खालिस्तान समर्थक है, वो उनके गाड़ी के सामने आ जाता है और हमला करने का प्रयास भी करता है वो व्यक्ति। अब इसके पहले इसी लंदन में, इसी इंग्लैंड में पिछले कई वर्षों से एक ग्रूमिंग गैंग है। ग्रूमिंग गैंग क्या है साहब? ब्रिटेन की बच्चियों के साथ, टीन एज लड़कियों के साथ एक खास वर्ग का व्यक्ति और खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाला वर्ग जो है, वो इन बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, रेप तक किया जा रहा है और उसे जबरन उस धर्म में परिवर्तन कराने का एक मुहिम चल रहा है। और ये बात इंग्लैंड को ही नहीं मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। उसके डेटाज हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कितनी बड़ी संख्या में लड़कियों के साथ यौनाचार हुआ है और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर मजबूर किया जा रहा है और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इसके बारे में अमेरिका के और दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अमीर उद्योगपति एलॉन मस्क ने एक्स पर अपना पोस्ट किया कि यह काम इंग्लैंड में हो रहा है और इंग्लैंड की सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। इंग्लैंड की सरकार जो पिछली सरकार थी उनको भी मालूम था और अभी जो सरकार है उनको भी मालूम है। इस तरह का कुकृत्य वहां पर चल रहा है। इंग्लैंड में इस तरह के सेपरेटिस्ट फोर्सेस को दुनिया के अन्य देशों में कहीं भी उन्माद फैलाना हो, उनके खिलाफ सेपरेटिस्ट माहौल बनाना हो, अलग अलग देशों के लोगों को वहां पर संरक्षण मिल रहा है और खास तौर से पाकिस्तानियों को, खालिस्तानियों को। अब पाकिस्तान और खालिस्तान में क्यों कह रहा हूं? पाकिस्तान का आईएसआई अब अगर इंग्लैंड के इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर के खालिस्तान सेपरेटिस्ट ग्रुप को वहां पर संरक्षण दे रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? और आज मैं एक बड़ा परिप्रेक्ष्य आपके सामने रख रहा हूं। जयशंकर पर हमला ये छोटी घटना नहीं है। इस घटना के तार कितने लंबे हैं, आज मैं वो आपको बताना चाहता हूं। आपने कनाडा का नाम सुना है? कनाडा में अभी कुछ दिन पहले तक
कुछ मौतें हुई। उन मौतों का कारण भारत को ठहराया गया। जो खालिस्तानी समर्थित कुछ जो लोग थे, उनकी जो मृत्यु हुई, उनको कुछ हमलावर ने उनको मौत के घाट उतारा। तो कनाडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के इशारे पे कुछ गैंग कनाडा में एक्टिव हैं और वो उनकी हत्या कर रहे हैं। ये जस्टिन ट्रूडो का ऑफिशियल, एक प्रकार से उनकी सरकार का ऑफिशियल एलिगेशन है अगेंस्ट भारत। कनाडा की धरती पर खालिस्तानी समर्थकों को संरक्षण दिया जा रहा है। आज से नहीं, आज 30-40 वर्षों से ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अमेरिका में भी कुछ इस तरह के फोर्सेज हैं, लेकिन अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही जब रिपब्लिकन पार्टी की सरकार थी, डोनाल्ड ट्रंप थे, उस समय तो उन्होंने नेस्तनाबूद ही कर दिया था। अभी जब बाइडेन की सरकार आई तो थोड़े बहुत इन्होंने अपना सर उठाना शुरू किया। लेकिन कनाडा में जबरदस्त प्रश्रय मिल रहा है इनको, और वही प्रश्रय इंग्लैंड में भी मिल रहा है। अब कनाडा और इंग्लैंड का रिश्ता क्या है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। कनाडा में लिबरल पार्टी की सरकार है, इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार है। लिबरल पार्टी तथाकथित लिबरल लेफ्ट विंगर है, और लेबर पार्टी भी पूरी तरह से एक प्रकार से लेफ्ट विंग पार्टी है। तो लेफ्ट विंग पार्टी कनाडा में, लेफ्ट विंग पार्टी की सरकार इंग्लैंड में। ये दोनों लेफ्ट विंगर देश भारत को डीस्टेबलाइज कराने के लिए इस तरह के प्रपंच आज से नहीं, वर्षों से रच रहे हैं। अब उसमें जब आप देखेंगे कि यूक्रेन और रसिया का जो वॉर हुआ है, और उसमें किस प्रकार से यूक्रेन को कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, इस दोनों के भी बारे में, इनका भी इतिहास में बताता हूं आपको। फ्रांस और जर्मनी को भी अगर आप देखेंगे तो अभी जो एक मार्चे, जो इनकी पार्टी है जिसको अब रेनेसा कहा जा रहा है, इमैनुअल मैक्रों की, ये पहले लेफ्ट विंग पार्टी में थे, उनको छोड़ करके 2016 में इन्होंने पार्टी बनाई। और वो पार्टी इसलिए बनी क्योंकि लेफ्ट विंग पार्टी में ये काम कर रहे थे, सोशलिस्ट पार्टी के नाम से था, लेकिन उस पार्टी में थे और वो लेफ्ट विंग ही थी मुख्य रूप से। तो इनसे जब पूछा गया कि आपने वो पार्टी छोड़ करके आप दूसरी पार्टी क्यों बनाई, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां बहुत डीप पार्टीशन हो गया है लेफ्ट विंग और राइट विंग में, हमने इसीलिए एक मार्चे पार्टी बनाई है जिसमें कि लेफ्ट और राइट दोनों के लोगों को जगह मिले। लेकिन ये इमैनुअल मैक्रों भी टोनी ब्लेयर के समर्थक रहे हैं और बिल क्लिंटन के समर्थक रहे हैं। टोनी ब्लेयर, आपको याद होगा कि लेबर पार्टी के नेता थे, और बिल क्लिंटन भी वहां पे डेमोक्रेट के नेता हैं। तो बिल क्लिंटन और लेबर पार्टी, तो इनका भी ये भी जो लीनियंट है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर है ये, लेकिन ये मोटे तौर पर लेफ्टिस्ट ही हैं। अभी ये कहते हैं कि नहीं, मैं प्रोग्रेसिव हूं और सेंट्रिस्ट हूं, मैं ना लेफ्टिस्ट हूं, ना राइटिस्ट हूं, ना सोशलिस्ट हूं, मैं एक प्रोग्रेसिव हूं। यहां तक इनको कहा जाता रहा चूंकि ये लेफ्ट विंग पार्टी में रहे, और बाद में ये इनके ऊपर आरोप लगा कि ये तो पूरी तरह से धनाढ़ियों के समर्थक हैं, जो रिच बिजनेसमैन हैं, जो रिच पीपल ऑफ फ्रांस हैं, उनके समर्थन में खड़े रहने वाले नेता हैं। इमैनुअल मैक्रों के ऊपर ऐसा आरोप लगता है। लेकिन मोटे तौर पर ये जो है, इनका जो झुकाव है वो अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी और इंग्लैंड की लेबर पार्टी, जो लेफ्ट लीनियन पार्टी है। अब जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है कनाडा में, वो भी लेफ्ट लीनियंट है। अब लेफ्ट लीनियंट जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, लेफ्ट लीनियंट डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की, लेफ्ट लीनियंट लेबर पार्टी इंग्लैंड की। अब आप थोड़ा जर्मनी का भी देख लीजिए। ओलाफ सोल्ज जो है, अब इनकी भी जो पार्टी है, इनको भी कहा जा रहा है कि लेफ्ट ऑफ द सेंटर है। ये भी वैसे कहने के लिए ये सेंट्रिस्ट हैं। इमैनुअल मैक्रों
और जर्मन के चांसलर, ये दोनों खुद को सेंट्रिस्ट कहते हैं, लेकिन सेंट्रिस्ट लेफ्ट ऑफ द सेंटर है, राइट ऑफ द सेंटर नहीं है। मतलब इनके ऊपर प्रभाव लेफ्ट विंग के सोच का है। हैं ये सेंट्रिस्ट, लेकिन प्रभाव इनके ऊपर लेफ्ट का। मतलब अगर इनको निर्णय लेना पड़े कि साहब हमको लेफ्ट के साथ जाना है या राइट विंग के नेताओं के साथ जाना है दुनिया में, तो ये लेफ्ट विंग के नेताओं को चुनेंगे। और इसीलिए इनका चुनाव अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये सभी एक प्रकार से ये जो शिखंडियों की फौज है वो इकट्ठा हो गई है, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है। अपने अपने देश में तो वजूद है, लेकिन इनके देश ही मुट्ठी भर हैं। तो इनका कोई उस तरह से कोई सुपर पावर, और ये कहने के लिए अब वो सुपर पावर भी अभी बाइपोलर वर्ल्ड नहीं, अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया जा रही है। तो ये जो इन लोगों का जो जमावड़ा हुआ है, ये जो अभी आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन को समर्थन देने के लिए आखिर में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड सब साथ आ गए, और यूरोप के बहुत सारे देश भी साथ आ गए। लेकिन मोटे तौर पर ये देश है, जर्मनी हालांकि उसमें काफी हद तक न्यूट्रल भूमिका निभाता रहा है, क्योंकि जर्मनी का संबंध रसिया से अच्छा रहा है। और ये जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये नहीं चाहते हैं कि जर्मनी और रसिया में एका हो जाए। उनको मालूम है कि ये दोनों स्ट्रांग देश हैं। अच्छा, आप दर्शकों में से बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम हो कि जर्मन, रशियन और ब्रिटिश, ये तीनों, इनका जो ब्लड क्लान है, इनका जो हिस्ट्री है, वो ब्रदर्स का है। ये लोग एक ब्लड ग्रुप से आए हुए हैं, अलग अलग देशों में ये चले गए हैं, लेकिन वो माइग्रेट हुआ है पॉपुलेशन। इंग्लैंड से ही जर्मनी और रसिया गए हैं, या रसिया से इंग्लैंड गए हैं, जर्मनी से इंग्लैंड गए हैं। इस तरह से आदान प्रदान होता रहा है। लेकिन इनका जो ब्लड, एक प्रकार से ब्लड लीनिएज जिसको आप कहते हैं, ब्लड लाइन, वो एक ही है, और वो है ब्रिटिश की महारानी, ब्रिटेन की महारानी। बहुत पुरानी, 1000 वर्ष पुरानी में आप चले जाएं तो वहां से आपको ये अंदाजा लग जाएगा। तो इंग्लैंड, रसिया और फ्रांस, जर्मनी, ये सब एक ही हैं, और बाकी यूरोपियन भी उसी तरह से हैं, लेकिन उसमें थोड़ा डिवीजन है। तो रसिया और जर्मनी एक हो जाएं, ये लेफ्ट विंगर को, बाकी यूरोपियन को पसंद नहीं है। इसलिए पूरी तरह से खुल करके जर्मनी तो खड़ा नहीं हुआ, लेकिन यूरोपियन यूनियन की वजह से, चूंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इसलिए वो उनके साथ में खड़े हैं। अब यूक्रेन वॉर पे जो लोग इकट्ठा हुए थे, वही लोग भारत के दुश्मन बने बैठे हैं, और वही लोग खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को दाना पानी देते हैं। अमेरिका में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की अब दाल नहीं गलेगी, क्योंकि वहां पर राइट और फार राइट, जो भी कहें आप, राइट और फार राइट विंग के रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है। इटली में मेलोनी प्रधानमंत्री है, वो भी राइट विंग की है। अब इटली की मेलोनी अगर ये कहे कि यूक्रेन को वॉर बंद करना चाहिए, तो इसमें कोई अजूबा आपको नहीं लगना चाहिए। इसलिए पूरी दुनिया में एक खास तरह का डिवीजन हो गया है, और उस डिवीजन में जो ये लेफ्ट विंग के जितने देश हैं, वो भारत को, चूंकि भारत में पिछले 14 वर्षों से तथाकथित रूप से राइट विंग सरकार है, लेफ्ट विंग की तो सरकार है नहीं। ये भी अपने आप को सेंट्रिस्ट पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राइट ऑफ द सेंटर है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर नहीं है, राइट ऑफ द सेंटर है। अब भूल जाइए 1980 का वो दौर, जब वाजपेयी जी ने कहा था कि एक हाथ में कमल और दूसरे में कंप्यूटर या वेद और गीता या पुराण के हैं, ये बातें थी। लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी राइट ऑफ द सेंट्रिस्ट पार्टी है, इसलिए इनकी मुखालफत ये जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी कनाडा, फ्रांस की पार्टी मैक्रॉन और स्वाब उनकी पार्टी सोल्स जर्मनी, और लेबर पार्टी इंग्लैंड, ये सबका एका है। और इसीलिए इन सेपरेटिस्टों को दाना पानी मिलता है। इंग्लैंड भी उसमें से एक है। तो खाली कनाडा नहीं है आरामगाह खालिस्तानियों का, इंग्लैंड भी खालिस्तानियों का आरामगाह है। और इंग्लैंड की ये पुरानी नीति रही है, ये रीति नीति दोनों रही है। भारत के बहुत बड़े बड़े जो वहां पे
इंटेलिजेंस के ऑफिसर थे, उनके ऊपर कई बार हमले किए और वो ब्रिटेन के संरक्षण में हमले हुए हैं, उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद हुए हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे इंटेलिजेंस के ऑफिसर को जिनके ऊपर भारत इंग्लैंड में हमले हुए। अब वो कौन कराता है? खुफिया एजेंसी के लोग, आईएसआई करा रहा है या सीआईए करा रहा है या इंग्लैंड की एजेंसी करा रही है, लेकिन उन्होंने हमले करवाए हैं। अभी ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस वाली पार्टियां हैं, वो भारत की समृद्धि को, भारत के विकास को फूटी आंख सुहा नहीं रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि भारत स्टेबल होकर के विकास करे। तो उनकी रीति नीति यही है कि जो कोई भी भारत में सेपरेटिस्ट फोर्स हो, उसको खाद पानी मुहैया कराई जाए। तो ये जस्टिन ट्रूडो, लेबर पार्टी, ये स्टारमर, अब स्टारमर सर कीर स्टारमर कहलाते हैं। वे बैरिस्टर हैं, ये पेशे से बैरिस्टर रहे हैं, सर कीर स्टारमर। अब सर कीर स्टारमर जो है, मैं समझता हूं कि उनको प्राथमिक रूप से यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश के विदेश मंत्री के खिलाफ वहां पर नारेबाजी हो और एक प्रकार का हमला हो। ये एक प्रकार का हमला है खालिस्तानी, मुट्ठी भर खालिस्तानियों का। तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? तो ये मान नहीं सकते हैं कि इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी नहीं हो। इसका मतलब है कि जस्टिन ट्रूडो और लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी, ये दोनों के पेट मिले हुए हैं। और अगर फ्रांस और जर्मनी इसमें शामिल नहीं है, तो अंततः वो उन्हीं के तरफ झुकेंगे। इसलिए भारत को बड़ी मजबूती से सारे देशों से डील करना पड़ेगा। और अमेरिका के साथ जो भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वो भी इन खालिस्तानियों को अच्छा नहीं लग रहा है और असल में इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये लेफ्ट लीनियन जो सरकारें हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि भारत में राइट विंग की कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहे। तो ये प्लानिंग बहुत गहरी है, बहुत गहरी प्लानिंग है। ये खालिस्तानी, कुछ मुट्ठी भर खालिस्तानी चले गए और उन्होंने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, ये बात नहीं है। ये लेफ्ट विंग की पूरी दुनिया की जो ताकत है, वो इकट्ठा होकर के राइट विंग को जहां जहां राइट विंग की सरकार है, उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंसर्टेड एफर्ट है, ये स्टैंड अलोन एफर्ट नहीं है, ये कंसर्टेड एफर्ट है। और उसमें दुनिया के बहुत सारे देश, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस की मैं उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं मानूंगा, क्योंकि ये लोग खुद को क्लेम करते हैं कि सेंट्रिस्ट पार्टी है। लेकिन कनाडा और इंग्लैंड, ये दोनों मिले हुए हैं। और इसलिए आपको याद होगा, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वहां से, अमेरिका से आए, एक प्रकार से भागे, अल्ल बल्ल बोल करके भागे थे, जिसको ट्रंप ने बहुत बहुत जोर से धमकाया था और डराया था। तो ट्रंप की धमकी के बाद, ट्रंप के डांट के बाद, जब यूक्रेन के जेलेंस्की पहुंचे इंग्लैंड, तो ये सब जो है इकट्ठे हो गए, ये शिखंडी, जिसमें जस्टिन ट्रूडो और इंग्लैंड सबसे आगे था और फ्रांस और जर्मनी भी पीछे से ढोल बजा रहा था। तो ढोल और तबला बजाने का काम फ्रांस और जर्मनी पीछे से कर रहा था, लेकिन आगे आगे जस्टिन ट्रूडो और स्टारमर थे, वो नीति बना रहे थे। लेकिन इन शिखंडियों को मालूम है कि वो अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकते, तो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। और अगर वो ऐसा करते हैं, तो एक अलग तरह का वर्ल्ड ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। और भारत निश्चित रूप से इन शिखंडियों के साथ खड़ा होने वाला नहीं है। उनको मालूम है कि अभी जो कनाडा में और इंग्लैंड में जो सरकार है, उन सरकारों से बहुत सोच समझ करके भारत को डील करना पड़ेगा। तो ये सर कीर स्टारमर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और भारत इसे हल्के में नहीं लेगा। भारत के बहुत ही स्ट्रांग मैसेज इंग्लैंड को जा चुके हैं, ये डाउन प्ले भी नहीं किया जाएगा इस खबर को। और सर कीर स्टारमर को एक प्रकार से संदेश दे दिया गया है कि अपनी धरती पर आप खालिस्तानियों को खाद पानी देना बंद करिए, नहीं तो वही हालत होगा जो कि कनाडा में हो रहा है। और वो हालत कौन कर रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है, वो हालत शुरू हो जाएगा इंग्लैंड में। तो ये संदेशा एक प्रकार से अंदर खाने पहुंचा दी गई है, बता दी गई है। और नहीं बता दी गई है तो बता दिया जाना चाहिए। भारत सरकार को फौरन बहुत स्ट्रांग शब्दों में उन्हें यह संदेश भेज देना चाहिए कि जितना जल्दी होता है स्टारमर जी, आप सुधर जाइए,
नहीं तो भारत को आता है आपसे भी निपटना, क्योंकि उधर जस्टिन ट्रूडो को मालूम है कि कैसे निपट रहे हैं, तो आपसे भी निपटना आता है भारत को। तो ये प्लानिंग कोई खालिस्तानियों की प्लानिंग नहीं थी, इसमें बड़े-बड़े सिपहसालार हैं और ये लेफ्ट और राइट का असल लड़ाई वहां है। इस प्लानिंग को समझने की जरूरत है और हमको लगता है कि भारत सरकार इस पर चाक चौबंद है। आप दर्शकों को भी संभवतः ये बात पसंद आई होगी। ये जो कहानी है, ये लेफ्ट और राइट विंग का जो डिवीजन है पूरी दुनिया में, वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं और इसीलिए इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लेफ्ट विंग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे नेता को स्टेट्समैन कहते हैं और राइट विंग के नेता जब मिलते हैं तो उनको लुम्पेन एलिमेंट कहा जाता है। ये सोची समझी चाल के तहत इस तरह की नेमिंग और सेमिंग होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।